जब बर्ट्रैंड रसल को पढ़ते हैं और अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस उसको पढ़ें तो होगा कुछ नहीं बल्कि हमारा ईमान जो है इससे और ज़्यादा जो है ना मजबूत होगा। देखिए बर्ट्रैंड रसल की जो ज़िंदगी है उसने उसमें दो चीज़ों में रिसर्च की। एक तो ये कि हम कितनी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और दूसरा कि हमारे नॉलेज के अंदर कितना परसेंट जो है नॉलेज सर्टेन है और कितना अनसर्टेन है। उसके बाद उसने 4 फील्ड्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी और जो मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ा और उसने एक कंक्लूजन निकाला और वो ये था कि स्केप्टिज्म इज साइकोलॉजिकली कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। यानी कि साइकोलॉजिकली स्केप्टिज्म जो यानी कि मशकूक होना किसी चीज़ के बारे में यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपको बिलीव करना पड़ता है किसी चीज़ के बारे में। यानी आज का जो मेरा जो हदफ है वो दर हकीकत मुल्हदों के लिए जो कि इन सारी चीज़ों के बाद अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो यकीनन चीज़ों को समझेंगे कि किस हकीकत में जो है ना हम खुदा का इनकार कर सकते हैं और क्यों करें। तो यानी कि उसने ये कहा कि जो मशकूक होना स्केप्टिज्म है वो साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। आप कंप्लीटली नहीं हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप स्केप्टिक हो सकते हैं लेकिन कंप्लीटली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपकी माँ ने आपको पैदा किया है और आप अपनी माँ के जो है ना रहम मादर से निकले हैं। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आपका दिमाग आपके इस ढांचे के अंदर मौजूद है जो कि आपने देखा नहीं है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपके अंदर एहसासात हैं। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऑब्जर्वेशन से नहीं हासिल कर सकते हैं, आपको बिलीव करना पड़ेगा। सो बिलीव्ड वर्ड ये है दर हकीकत वो चीज़ें जो कि देखते हैं कि किस तरीके से रसल जो है ना मज़हब की सरहद तक पहुंच गया और फिर अपनी बायसेस की वजह से वो मज़हब से जो ना हटकर और उसने दावा किया कि मैं एथिस्ट हूँ। तो रसल की एक मशहूर लाइन है, वो कहता है अपनी यानी कि बुक के अंदर कि फ़लसफ़ा कदीम तरीन ज़माने से बड़े बड़े दावा करता रहा है मगर उसका हासिल दूसरे उलूम के मुकाबले में बहुत कम है। 5000 साल का फ़लसफ़ा हमें किसी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ निशानदेही नहीं करता, वो हमारे मसलों को सॉल्व नहीं करता जिस तरीके से हमारे मसले हमारी कायनात की हकीकत रिलीजन सॉल्व करती है। एक प्रोफेसर हैं एलन वुड, उनके मुताबिक जो रसल है वो एक ऐसा फ़िलासफ़र है जिसकी कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, यानी ही इज़ अ फ़िलासफ़र विदाउट द फ़िलासफ़ी। रसल के मुताबिक जो लॉजिक है और जो मैथमेटिकल जो ढांचा है वो दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ इस नेचर को समझने के अल्फ़ाबेट्स हैं। यानी कि ये खुद बुक नहीं है बल्कि उस बुक के अल्फ़ाबेट्स हैं। हम उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं। जो कि एक बड़े नोबल फिजिसिस्ट हैं जिसका नाम डॉक्टर गालबन सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था कि दर हकीकत हमने इस कायनात को अपनी मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर समझने की कोशिश की है और वो हम उसके इंट्रिंसिक कैरेक्टर तक अब तक यानी कि पहुंच नहीं पाए हैं। यानी कि कायनात बार बार हमें इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि हमें एक ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है जो कि खुदा की तरफ से आए, जो कि एक ऐसी हस्ती की तरफ से आए जिसको हम बिलीव करें और जिसके बेसिस पर हम अपनी ज़िंदगी जो है ना गुजारें। तो ये सारे वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता यानी कि अब साइंस जो है मेटाफिजिक्स के अंदर एंटर हो चुकी है। बहरहाल रसल की बात हो रही थी। रसल जो है अपनी किताब प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी के अंदर लिखता है कि 2 किस्म की नॉलेजेस होती हैं। एक उसने कहा कि नॉलेज ऑफ थिंग्स और एक उसने कहा कि नॉलेज ऑफ ट्रूथ, हकीकतों की नॉलेज, और थिंग्स मादे की चीज़ों की नॉलेज। नॉलेज ऑफ थिंग्स सेंसिबल फैक्ट्स यानी कि ऑडिटरी सुनना, टैक्टिक्स महसूस यानी कि टच करना और इस तरीके से यानी कि ऑल्फैक्टरी है और मुख्तलिफ हमारे जो सेंसेस हैं वो सारे सेंसिबल फैक्ट्स के अंदर आ जाता है। और उसने कहा कि इन सेंसिबल फैक्ट्स की रियलिटी को जानने के लिए जो इन्फ्रेंस है वो दुरुस्त है। यानी कि आप टेक्निकल ट्रूथ को जानने के लिए, मादे के हकीकत को जानने के लिए इन्फ्रेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा लेकिन ये जो इन्फ्रेंस है वो साइंटिफिक इन्फ्रेंस होना चाहिए। बहरहाल वो हकीकतें, वो थिंग्स जो कि इन्फ्रेंस के बिना मौजूद हैं उसको डेटा, उसने कहा डेटा यानी कि मिसाल के तौर पर हम बराह रास्त कोई चीज़ हासिल करते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं जिसमें हमें इन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं, इस्तंबात की ज़रूरत नहीं, वो डेटा है। डेटा यानी एक ठोस सबूत है जो कि ऑब्जर्व सेंसेशंस के बेस पर जो ना हमें मिलता है। लेकिन बहरहाल जो टेक्निकल ट्रूथ्स हैं, साइंटिफिक हमारा जो व्यू है वर्ल्ड का, यानी आज 90% जो साइंस है वो इस इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट के बेस पर बिलीव की जाती है, यानी इन्फर्ड वर्ल्ड है आज की साइंटिफिक वर्ल्ड। फिर रसल जो है इस कंक्लूजन पर पहुंचता है अपनी किताब के अंदर कि जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा फोकस किया गया है।
यानी तजर्बा एम्पेरिसिज्म, ठीक है ना, आप यानी कि हमें खुदा दिखाएं, मतलब ये तो रिलीजन के सेंस बात कर रहा हूँ, यानी कि वैसे साइंस फिलोसफी के अंदर एम्पेरिसिज्म पे फोकस किया गया है। लेकिन वो कहता है कि ये दरहकीकत हमारी अब लिमिटेड होनी चाहिए, एम्पेरिसिज्म शुड बी लिमिटेड, द एक्सपीरियंस शुड बी लिमिटेड। अब आप एक्सपीरियंस, एम्पेरिसिज्म, मटीरियलिज्म से हटकर जो है ना आप मेटाफिजिक्स की तरफ जाएं, जो कि आगे हम देखेंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे एडिंगटन और जेम्स जीन्स और वाइट हेड और जो ना साइंटिस्ट ने अपनी बुक्स मिस्टीरियस यूनिवर्स, मैन द अननोन वर्ल्ड, इनके अंदर इस चीज़ का इकरार किया कि आप जो वर्ल्ड है वो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से, मैकेनिकल जो इंटरप्रिटेशन है उससे निकल कर अब किस तरफ जा रही है, मेंटल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये कायनात दर हकीकत एक खुद एक यानी कि दिमाग से बनी हुई है, इट्स एक्ट ऑफ क्रिएशन। रसल ने कहा कि मेरे नज़दीक तमाम फलसफियों ने यह समझने में गलती की है कि क्या चीज़ है जो कि तजर्बे में आए और क्या चीज़ है जो कि तजर्बे में नहीं आए, यानी ये गलती की है फलसफियों ने। फिजिक्स डज नॉट स्पीक विथ सर्टेनिटी एज इट यूज्ड टू स्पीक इन द टाइम ऑफ न्यूटन 17th सेंचुरी। नहीं, आप फिजिक्स उस तरीके से सर्टेनिटी से बात नहीं करती है। सर्टेनिटी क्या है? सर्टेनिटी मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन है, यानी कि आप देखें, मैंने जो है वो एक मुक्का मारा, ठीक है ना, मुक्का मारा और मुझे दर्द हुआ, जो कि थर्ड लॉ जो है ना न्यूटन है, मुक्का मारा, ये यानी कि इसका नतीजा लाजमी यही निकला कि मुक्का मारा तो दर्द हुआ, ठीक है ना, ये यानी कि यही है, जब भी मैं मुक्का मारूंगा मुझे दर्द होगा, ये तो होगी मैकेनिकल। लेकिन अब जिस साइंस तरफ जा रही है, जिस तरफ क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं, जिसको क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद ही मामला शुरू हुआ, अब स्पेस, टाइम और मैटर और ये जो फोर्स है उस तरीके के इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अब मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन के जरिए से आप लाइट को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस तरीके से न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन किया। यानी अब लाइट की जो डेफिनेशन है वो, यानी जब साइंस ने जो है लाइट की जब मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की, वो उसको ईथर की तरफ लेके गया, ठीक है ना, और यानी कि यहीं पर यानी कि न्यूटन की गलती साबित हुई है। ईथर के बाद क्या हुआ कि लाइट की फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आई, और फिर उन्होंने लाइट को क्या कर दिया कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स के अंदर शामिल कर दिया, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास वो चीज़ है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ लाइट को उस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पर इफेक्ट डालता है, हमारे जो आलात हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस पर वो जिस तरीके से असर रखता है उस बेसिस पर हम समझते हैं। दैट लाइट का बराह रास्त जो है नेचर हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तो दर हकीकत वही है जिसको इन्फ्रेंस का है, यानी कि मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन अब आप नहीं कह सकते कि कायनात खुद ब खुद जो है ना वजूद में आ गई है। तो रसल का दावा यह है, रसल ने इस कंक्लूजन तक पहुंचा है जो कि मजहब के हक में है। वो कहता है कि नॉन डेमोन्स्ट्रेबल इन्फ्रेंस ऑल्सो वैलिड, यानी कि गैर मुशाहदाती जो इस्तेमाल है, जो कि वो भी यानी कि आज के दौर के अंदर वैलिड क्राइटेरिया है चीज़ों को समझने के लिए, यानी कि अब उसके बिना साइंस वजूद में नहीं आ सकती, यानी साइंस पूरी धर्म भरम हो जाएगी। यानी कि हमारा अब जो नॉलेज है वो डिपेंड करता है किस पर, रियल वर्ल्ड पर और बिलीव्ड वर्ल्ड पर। ये जो बिलीव्ड वर्ल्ड है, यहाँ से फिर मजहब का जो है ना मामला शुरू होता है। यानी कि यूनिवर्सल स्केप्टिज्म है वो पॉसिबल नहीं है आपको। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कंप्लीट स्केप्टिक हूँ, तो फिर आप जी नहीं, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल। आप फिर साइंस को नहीं मानेंगे। 90% साइंस आपकी जो ना वो, यानी कि आप उसको फिर आप किचरे के अंदर इरेज कर दें, 10% आपके पास मुशाहिदा बराह रास्त मिलेगा, बाकी तो इस्तेमाल है, ठीक है। यानी आपको बिलीव करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के बेसिस पर। उसने कहा, ही राइट्स कि नॉलेज ऑफ फिजिक्स वो क्या है, एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट मेक्स अस एक्सप्लेन द लॉजिकल फॉर्म ऑफ इवेंट। यानी हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की, देखिए लॉजिक क्या है, आप नहीं समझेंगे लॉजिक कोई एब्सोल्यूट चीज़ है, ठीक है ना। लॉजिक दर हकीकत समझना है, जिस तरीके से हमारी मेंटल कैपेबिलिटी समझे, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी हमारा लॉजिक है। मतलब आज से तकरीबन 500 साल में ये लॉजिक नहीं था कि एक, यानी कि अमेरिका से कोई फ्रांस तक जो है ना, यानी कि किसी सेलफोन के जरिए से आप जो है ना आवाज़ ट्रांसफर कर सकें, लॉजिक नहीं था ना वो, ठीक है ना। कुछ लोगों ने, गैलीलियो ने लॉजिक को तोड़कर, ठीक है ना, टेलीफोन बनाया है। लॉजिक टूटते हैं, लॉजिक नए फॉर्म होते हैं, लॉजिक कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बस लॉजिक को ये समझे मेंटल कैपेबिलिटी, तो लॉजिक कोई मयार नहीं है चीज़ों को समझने का, ठीक है ना। इसी तरीके से मजहब को समझने के लिए लॉजिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दैट इज बिलीव्ड काइंड ऑफ अ वर्ड। तो फिर वो कहता है कि अब जो है ना, रसल कहता है कि लॉजिकल फॉर्म ऑफ इवेंट को समझना जो है ना अब हमारे लिए, यानी कि वो हम उसको सिर्फ लॉजिकल फॉर्म समझते हैं, उसकी इंट्रिंसिक कैरेक्टर, अंदरूनी जो हकीकत है उसको हम, वो अननोन है। वहाँ पर साइंस जो है वो खामोश है, हम चीज़ों की इंटरनल रियलिटी नहीं बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ देखें, जो भी हमारे पास
स्पेशल डायमेंशंस होते हैं, साइज, कलर वगैरह, ठीक है ना, उसकी हम आप इंटरनेट रियलिटी नहीं बता सकते हैं, आप जैसे सिर्फ उसकी इक्वेशंस बता सकते हैं, मैथमेटिकल उसकी आप जो है ना इक्वेशन बता सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ चेंज होती है, कहाँ से चेंज होती है, कौन करता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। यू कैन नॉट टेल, साइंस कैन नॉट रीच देयर। सो मतलब ये है कि आपने ये तो दरियाफ्त कर लिया कि एक जो है बीज डालने से यानी कि उससे जो है ना प्लांट उस यानी कि मट्टी से निकलता है, लेकिन ये तो यानी कि उससे आपने देख लिया कि ये इसके अंदर जो है ना पानी ऊपर जाता है और वो सारा मटीरियल उससे लेता है, ग्लूकोज बनता है या फोटोसिंथेसिस वगैरह, लेकिन ये दर हकीकत आगे की नॉलेज है। आप पीछे जाएं कि ये क्यों होता है, किसने ये लॉ सेट किया, ऐसा क्यों होता है, वो कौन सी चीज़ है जो कि चेंज होती है, इसका करने वाला कौन है, ये वो सवाल है जिसका जवाब देने के लिए हकीकत फ़लसफ़ा शुरू हुआ, लेकिन फ़लसफ़ा भी नाकाम हो चुका। तो फिर उसके बाद रसल जो है ना ये सारी चीज़ें अपनी यानी कि मशहूर किताब माय फिलॉसफिकल डेवलपमेंट के अंदर उसको वो कहता है कि देयर इज़ नो सच क्लेम टू सर्टेनिटी। ये काम की बात है, वो कहता है कि जो सर्टेनिटी है उसका ऐसा कोई क्लेम है ही नहीं हमारे पास। फ़लसफ़े की बात, अभी देखिए रिलीजन की बात नहीं हो रही, रिलीजन को तो मानते ही नहीं है ना, अभी फ़लसफ़ा और साइंस की बात हो रही है। फ़लसफ़े और साइंस के लिए जो है कोई भी सर्टेनिटी ऐसी नहीं है जो कि दैट हैज़ ऑफन यूजलेसली मेड बाय द रैश फिलोसोफर, जो कि जल्दी से जो है ना वो फिलोसोफर ने बड़े बड़े कंक्लूजन निकाल दिए सर्टेनिटी के। वो कहता है कि अभी जो है ना हमारे पास कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है सर्टेनिटी का, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टीफन हॉकिंग ने इतना बड़ा दावा कर दिया, जो कि फ़लसफ़े के नज़दीक बड़ा ही एक फ़लसफ़ा और रिलीजन दोनों के नज़दीक एक नॉन लॉजिकल बात थी। तो यानी कि अब रसल के बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद कि भाई चीज़ें जो है ना बिलीव भी होती हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस और ये चीज़ों को बराह रास्त मुशाहिदा करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको लॉजिकल पैटर्न के समझने के बाद हम भी उसको समझ सकते हैं। लेकिन उसने अब रसल बस दो ऑप्शन बच गए, एक या फिर वो कंप्लीट स्केप्टिक बन जाए, जो कि वो नहीं बन सकता क्योंकि उसका जो मफरूज उसने जो स्टेटमेंट दी, कंटेंशन दी, वो उसके खिलाफ हो जाएगी, ठीक है ना, कि कंप्लीट स्केप्टिसिज्म पॉसिबल नहीं है जो उसने नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर कहा। दूसरा उसका ऑप्शन ये कि वो एक्नॉलेज करे रिलीजन को, ठीक है ना, मजहब की सदाकत को वो कबूल करे। लेकिन अब देखिए रसल क्या करता है, रसल दोनों नहीं करता। रसल ना कंप्लीट स्केप्टिक बनता है और ना ही वो रिलीजन को एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बाइसेस और कुछ यानी कि नॉन लॉजिकल अनप्रूवेबल चीज़ों के बेसिस पर वो रिलीजन को रिजेक्ट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी चीज़ें हैं। वो कहता है, उससे पहले देखेंगे, वो कहता है कि ज़ाहिरी ढांचे की बुनियाद पर अंदरूनी हकीकत के बारे में इस्तेंबात किया जाए वो भी जायज़ है। यही तो है जिसके बेसिस पे हमने रिलीजन को माना है, खुदा को माना है, कि हमने ज़ाहिरी ढांचा देखा, हमने देखा कि कायनात है, ठीक है ना, वो एक यानी कि उसके अंदर एक ज़ाब्ता है, उसके अंदर वो एक मुहक्कम और एक यानी कि मुंतज़म एक डिज़ाइन है, ठीक है ना, डिज़ाइन है, डिज़ाइन नहीं कि ये कोई यानी कि कोई ऐसा मादा नहीं है जो कि बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है ना, जैसे हम बॉल एक मारते हैं दीवार पर तो उसके निशानात ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना, ये उस तरीके से नहीं, एक डिज़ाइन है। आप शाम को देखें जिसके जो ना डिज़ाइन होता है और दोनों के यानी कि धारियों के बीच में जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस होता है, यानी डिज़ाइन है कि ये। तो वो कहता है कि ज़ाहिरी ढांचे की बुनियाद पर अंदरूनी हकीकत के बारे में इस्तेंबात करना भी जायज़ है। तो यही तो अंदरूनी इस्तेंबात है जो कि हम जो है ना रिलीजियस पीपल ने साइंस जो है ना वो खुदा के बारे में किया है कि ये अगर कायनात है, मैटर है, तो उसका कोई खालिक होना चाहिए, ठीक है ना, उसका कोई बनाने वाला होना चाहिए। वो कहता है कि आई कमिट माई सेल्फ, ये इसकी बड़ी यानी कि इंपॉर्टेंट बात है। वो कहता है कि आई कमिट माई सेल्फ टू द व्यू दैट देयर आर वैलिड प्रोसेसेस ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम इवेंट्स टू द अदर इवेंट्स। एक इवेंट से दूसरे इवेंट से का जो है ना इस्तेंबात करना, क्यास करना मेरे नज़दीक दुरुस्त है। यानी कि आपने एक इवेंट क्या है, आपने यानी कि आपने देखा कि अब जो है ना मतलब ये कायनात है, ठीक है ना, इस इंसान है, इंसान पैदा होता है, ये खुद वक्त कैसे पैदा हो सकता है, ठीक है ना, इसका कोई बनाने वाला होना चाहिए, दरकार है, ठीक है ना, नीड है, तो आपने इस्तेमाल के लिए कि ये दुरुस्त है, होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ कि जब हम यूज़ करें तो वो फिर जो है ना अनसाइंटिफिक बन जाती है, और जब आप यूज़ करें वही चीज़ तो वो बड़ी ही साइंटिफिक है। बहरहाल वो आगे कहता है कि मोर पर्टिकुलरली फ्रॉम इवेंट्स विच आई एम अवेयर, वो इवेंट जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, विदाउट इन्फ्लुएंस यानी इस बात के बगैर, टू इवेंट्स ऑफ विच आई हैव नो सच अवेयरनेस, उन इवेंट्स के लिए जिसके बारे में मुझे अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है ना। वो कहता है कि आई डू थिंक देयर आर फॉर्म्स ऑफ प्रोबेबल इन्फ्लुएंस दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड थ्रू दो कैन नॉट बी प्रूव बाय द एग्जिस्टेंस। यानी कि मैं समझता हूँ कि
ऐसी भी फॉर्म्स हैं इस्तेंबात की जिसमें वजूद को जो है ना वो साबित नहीं कर सकते हैं चीज़ को, लेकिन फिर भी जो है ना आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। यानी जिस बेसिस पर मैंने पीछे बात की कि साइंटिस्ट के उनके हिसाब से, ठीक है ना, अगर एवोल्यूशन के बगैर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्होंने इस्तेंबात करके यही है, ठीक है, इसी बेसिस पर इस कायनात की एक्सप्लेनेशन इसके बगैर और कोई नहीं कि इसका एक खुदा है। वो कहता है आगे, यानी कि रिलीजन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जो है ना यानी कि इस एविडेंस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि बड़ा रास्त ऑब्जर्वेशन से आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मज़हब का जो एविडेंस है वो उसकी मायार इस्तिदलाल कुछ और है, मज़हब किसी और यानी कि जो है ना वो उसलूब में जो है ना इंसान को ये यकीन दिलाता है कि इस कायनात का खुदा है। तो वो क्राइटेरिया जो है जो कि जिस बेसिस पर रिलीजन को हम सही मानते हैं वो उसने रसल ने एक्सेप्ट किया है। वर बेसिस वो अपनी इस किताब वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के अंदर ये चीज़ बयान करता है। वो कहता है कि अब जो मेन बात है ये सारी चीज़ें इसके सामने आ गई, अब वो किस बेसिस पर रिलीजन को रिजेक्ट करता है अब ये खुद देखें और खुद फैसला करें। कोई भी अक्लमंद इंसान बेसिस जो ना इस चीज़ को जो ना फैसला करे कि क्या रसल ने जिस बेसिस पर ये सारी चीज़ें मानने के बाद जिस बेसिस पर रिलीजन को रिजेक्ट किया क्या वो दुरुस्त है। देखें वो कहता है कि इट इज़ ट्रू, ये हकीकत है कि स्कॉलास्टिक्स इन्वेंटेड व्हाट प्रोफेस टू बी द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि स्कॉलास्टिक्स ने जो कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि उन्होंने पेश किए हैं खुदा के वजूद के बारे में, वो कहता है वो दुरुस्त हैं। एंड दीज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ और अदर्स ऑफ द सिमिलर टेनर, इस किस्म के दूसरे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्टेड बाय द इमिनेंट फिलोसोफर्स, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने इसको कबूल किया है। बट वो कहता है कि अब देखें, वो कहता है कि ये लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स वो सारे क्या हैं, एरिस्टोटलियन सॉर्ट के हैं, अरस्तू के जो है ना वो मायार के हिसाब से वो जो है ना वो इस वजह से मैं उसको ऐसा नहीं करूँगा। एक तो उसने ये कहा एरिस्टोटलियन सॉर्ट के हैं, दूसरा उसने ये बात की कि वो कहता है कि दूसरा जो है ना डिज़ाइन यानी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ये जो आर्ग्यूमेंट जिसकी बात में बात कर रहा हूँ, स्कॉलास्टिक्स ने जो आर्ग्यूमेंट पेश किए हैं जिसके बेसिस पर जो है ना इमिनेंट फिलोसोफर ने इसको माना है, वो डिज़ाइन है कि भाई इस कायनात का एक डिज़ाइन है, यानी कि डिज़ाइन है तो इस्तेंबात ये है कि डिज़ाइनर भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कपड़ा यानी कि आप पहनते हैं, आप देखते हैं कि इस पर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की यानी कि जो है ना कढ़ाई हुई पड़ी है, तो ये डिज़ाइन है। तो आप मुझे ये जानने के लिए कोई यानी कि फ़लसफ़ा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है 500 साल की कि मैं इस चीज़ का इन्फ्लुएंस करूँ कि इसका एक डिज़ाइनर है, ठीक है ना, इसने इसको इस कपड़े को किसी ने डिज़ाइन किया है। तो फिर मुझे कौन सी चीज़ रोके कि मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँ जब मैं एक जानवर को, किसी एक सांप को देखूं, किसी एक खूबसूरत चीज़ को देखूं, कि इंसान को देखूं, मैं इस्तेमाल करूं कि इंसान एक डिज़ाइन है, उसकी 2 आँखें हैं, उसका परफेक्ट नाक, उसके आँख, उस परफेक्ट उसके लिए हर चीज़ मौजूद है, तो मैं क्यों ना इसको चीज़ को एक्सेप्ट करूं कि इसका भी एक डिज़ाइनर होना चाहिए। तो वो कहता है उसके बाद अब देखिए वो रिजेक्ट किस बेस पे करता है, वो कहता है कि ये डिज़ाइन वॉज डिस्ट्रॉय, यानी कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वॉज डिस्ट्रॉयड बाय डार्विन, यानी वो कहता है कि एवोल्यूशन ने इस चीज़ को क्या किया, इस आर्ग्यूमेंट को गलत साबित कर दिया। अब कोई जो है ना रसल से पूछे कि भाई किस तरीके से एवोल्यूशन ने इस चीज़ को गलत साबित किया है, ठीक है ना। सबसे पहले रसल के असूली जो माकूलियत है यानी क्राइटेरिया है चीज़ों को जानने का, मानने का, उसने उसको कबूल किया है, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कि उसने रद्द जो किया है मज़हब को एक बहुत ही कमज़ोर इस्तदलाल पर, बहुत ही कमज़ोर जो है ना आर्ग्यूमेंट रसल ने जो है ना उसके बेसिस पर मज़हब को जो है ना वो जो है ना रिजेक्ट किया है। और वो क्या है, वो कहता है कि डार्विनिज़्म जो है ना उसने यानी कि प्रूव किया चीज़ों को, ठीक है ना, कि मतलब उसने जो है ना इसको गलत साबित किया, रिलीजन को गलत साबित किया। अब देखें डार्विनिज्म दर हकीकत उसने सिर्फ चीज़ों को क्या प्रूव किया, उसने सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो एवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है उसको उसने कहा, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्पीशीज़ हैं वो उनके बीच में एक ज़मानी तरतीब है। मसलन घोड़ा जो है वो 1000 साल पहले आया मिसाल, और जो जिराफ है वो 500 साल पहले आया, ठीक है ना, अल्लाह ने बनाया, ठीक है ना। अल्लाह ने जो है ना घोड़े को 1000 साल पहले बनाया और जिराफ को जो है ना 500 साल पहले बनाया, अलग अलग उसमें, ठीक है ना। ये जो है ना क्राइटेरिया बिल्कुल माकूल है, ठीक है ना, इस चीज़ को समझने के यानी कि इस पे ये इन्फर करना कि उनके बीच में चूंकि टाइम एक यानी कि बीच में है एक यानी कि ज़मानी तरतीब है, ये इन्फर करना कि वो उससे बना है दर हकीकत इन्फ्रेंस है, सबूत तो नहीं है। तो वो कहता है कि इसका जो है वो ये है कि डार्विनिज्म ओनली प्रूव थिंग्स
They did not come on one time, but there is a period of arrangement between them. Themselves acknowledge, यानी कि बड़े बड़े एवोल्यूशनरी, जैसे कि सर आर्थर कीथ का मैंने एग्जांपल दिया, उसने इस चीज़ को माना है कि एवोल्यूशन अनप्रूव्ड है, अनप्रूवेबल है, ठीक है ना। और जो है आप यानी कि जो दूसरा जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो स्पेशल क्रिएशन है, कि खुदा ने एक स्पेशल क्रिएशन बनाई, ठीक है। वो कहता है कि अनथिंकेबल, अनथिंकेबल क्यों है? क्योंकि आप नहीं मानेंगे। अनथिंकेबल नहीं है, दर हकीकत आपके लिए ये जो है ना हम क्या कहेंगे, ये मानने के लिए आप इसको तैयार नहीं है, ठीक है। चूँकि मज़हब को आप नहीं मानते हैं, खुदा को नहीं मानते हैं, तो फिर ये मानना भी आपके लिए इलॉजिकल होगा। लेकिन जब खुदा का वजूद साबित हो गया, तो फिर इस पर यकीन करना कोई बड़ी बात नहीं है कि इस चीज़ का यकीन करेंगे खुदा एक ऐसी हस्ती जो है, ताकतवर है, जो कि स्पेशल क्रिएशन का जो है ना वो इनिशिएट कर सकता है। तो फिर वो यानी कि हम बिलीव करते हैं, वो कहता है कि सिर्फ इस वजह से हमने जो है ना इसको बिलीव करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम मान भी लें कि एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना, यानी कि मतलब एक जो है ना स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से पैदा हुई है, इंसान बंदरों से पैदा हुआ है मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, या मिसाल के तौर पर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से पैदा हुई है, स्पीशीज यानी एक दूसरे से वो म्यूटेशन जो जिसको कहते हैं उससे हुआ है। क्या इस चीज़ को मानने के बाद खुदा का इनकार हो सकता है? खुदा को आप किस तरीके से इनकार करेंगे? यानी कि क्या खुदा एक ऐसी हस्ती नहीं, क्या वो खुदा एक ऐसी पावरफुल हस्ती नहीं है कि वो कॉज के ज़रिए से, सबब के ज़रिए से काम करे? यानी कि हमने कब दावा किया कि खुदा जो है एक ऐसी हस्ती है जो कि फूंक मार कर जो है चीज़ों का अचानक से वजूद में ले गया? खुदा लॉज के ज़रिए से, खुदा कानून के ज़रिए से, खुदा ने इस आसमान ज़मीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया है। चुटकी बजा के भाई कुन फयाकुन भी हो सकता था, ठीक है ना, कि खुदा कहे कि हो तो वो हो जाए, हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने क्या किया कि एक आहिस्ता आहिस्ता मरहले ब मरहले, दर्जा ब दर्जा 6 दिन के अंदर पूरी आसमान ज़मीन को पैदा किया। तो फिर यानी कि अगर हम रसल की यानी कि एवोल्यूशन मान भी जाए, फिर भी खुदा का इनकार आप कैसे करेंगे? यानी खुदा क्या लॉ जो ना कॉजेशन के ज़रिए से काम नहीं कर सकता? खुदा क्या जो है ना यानी कि एक हस्ती से दूसरे हस्ती को मिसाल के तौर पर उससे डेवलपमेंट करवा के क्या अपनी नस्ल को आगे नहीं, इंसानी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। बात ये नहीं है कि किस तरीके से जो है ना इंसान पैदा हुआ, सवाल ये है कि किसने पैदा किया, एवोल्यूशन भी क्यों हुआ, एवोल्यूशन किसने डिसाइड किया? वो शुरू में यानी कि जब कुछ भी नहीं था, कायनात बिल्कुल एक यानी कि मादा था जिसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और एटम्स का यानी कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद था, जहाँ पे कोई भी लॉ ऑफ कॉजेशन, कोई भी चांस का जो है ना सवाल पैदा नहीं होता है। जहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो कहाँ से अचानक से उसमें हरकत पैदा शुरू होना है? यानी कि एक होज होता है, एक दरिया होता है जो बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। आप उसके अंदर उंगली मारते हैं तो उसके बाद उसके अंदर रिंकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो वो उंगली वो किसने की? हम कहेंगे ये खुद ब खुद हो गई, इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। खुद ब खुद करना कि कोई चीज़ खुद ब खुद हो गई, ये किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं है। दरअसल ये किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब मैं कहूँ कि ये खुद ब खुद हो रहा है, मतलब दैट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स, दैट इज द, हम कहें कि अपोजिट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना। यानी कि ये नथिंगनेस है, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर यानी कि इन फिलोसोफर्स का मसला ये है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, इल्म सिखाया। दिमाग भी एक क्रिएशन है, सोचें ख्यालात भी एक क्रिएशन है। अल्टीमेट रियलिटी नहीं है दरहकीकत इंसान का वजूद। इंसान की जो ज़िंदगी है वो मुख्तियारी है, यानी कि वो खुदा की दी हुई है। वो खुद अपना वजूद इंसान नहीं रखता, अपना वजूद सिर्फ और सिर्फ खुदा बंदा अल्लाह तबारक व तआला रखते हैं। तो फिर इन फिलोसोफर्स का इतनी यानी कि तालीम हासिल करने के बाद नाम मानना दरहकीकत वही बाइसनेस है, वही बाइस है जो कि वो साइन जो है ना रिलीजन के जो रिलीजियस पीपल के खिलाफ रखते हैं, ठीक है ना, कि आप जो ना खुदा को मानते हैं और चूँकि खुदा को मानना अपनी फ्रीडम पर लात मारना है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात टेस्ट के उसके अंदर बनाई है। कायनात ये इम्तिहान है और इम्तिहान के लिए आपको अपनी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पीस कर इस दुनिया के अंदर रेजिस्ट कर जो है ना जन्नत हासिल करनी पड़ेगी। और वो कोई सब्र करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सब्र करना ये सारी चीज़ें ये बड़े आला किरदार लोगों का काम है और ये किसी भी यानी कि दुनियावी और मटीरियलिस्टिक पर्सन के बस की बात नहीं है। खुदा पर यकीन करना एक ऐसी ही फितरी चीज़ है जिस तरीके से बाकी फितरी चीज़ें हैं। अब ये तो दूसरी चीज़ जो कि मैंने बर्टन रसल के ज़रिए से आपको साबित किया कि किस तरीके से रिलीजन को मानना
इस तरीके से ही जो है ना वो यानी कि प्रूवेबल है, जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों को मानते हैं।